हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज के शो में हम आपको अपडेट करेंगे कि बैंक ऑफ पंजाब की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में क्या हुआ। इसके अलावा गंदारा ऑटोमोबाइल्स और गंदारा इंडस्ट्रीज़ की भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के अहवाल आपको बताएंगे। लेकिन पहले मार्केट का जायज़ा लेते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ 23 से हुआ और पहले ही दिन हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 2000 पॉइंट्स का इजाफा नज़र आया। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि मार्केट में पैनिक सेल नज़र आई और उसकी वजह थी कुछ मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई। इसके अलावा इंडिया में भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो एक दफ़ा फिर इन्वेस्टर्स को ये फेयर हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर देगा। लिहाजा हमने ट्यूसडे को पैनिक सेलिंग देखी और इंडेक्स 1,57,800 के पास तक नीचे आया। सो हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो ट्यूसडे की पैनिक सेलिंग के बाद हमने देखा कि वेंसडे से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हुई और एट द एंड ऑफ द वीक बुल्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स 2342 पॉइंट्स या 1.47% के इजाफे के साथ 1,61,935 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 29.3% था। पायनियर सीमेंट वाज अप 26.5%। मेपल लीफ की स्टॉक प्राइस में 15.9% का इजाफा हुआ। कोहार्ट सीमेंट वाज अप 9.1% और फॉर्जी फर्टिलाइजर कंपनी की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.5% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के लूजर्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी PABC की स्टॉक प्राइस में हुई विच वाज 5.6%। सेल की स्टॉक प्राइस से 5.4% की कमी हुई। के इलेक्ट्रिक वाज डाउन 4.9%। एलाइड बैंक की स्टॉक प्राइस से 4.2% कमी हुई और AGP वाज डाउन 3.7% दिस वीक। सो इस हफ्ते इतनी मार्केट वोलेटाइल क्यों थी, क्या बिग स्टोरीज थी? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते की वोलेटाइल ट्रेडिंग के पीछे काफ़ी खबरें थीं और जैसे मैंने बताया कि इस हफ्ते का आगाज़ 23 से हुआ था। मंडे को मार्केट वाज अप 2000 पॉइंट्स और इसकी वजह ये थी कि पिछले फ्राइडे को शाम में ECC की मीटिंग थी और उसके बाद ये खबर सामने आई कि उस मीटिंग में जो सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान है उसको अप्रूव किया गया। इसके अलावा एक 660 बिलियन रुपीज़ की सॉवरेन गारंटी भी सैंक्शन की गई। तो ये खबर थी जिसके हमने देखा कि जो ANP स्टॉक्स से OGDC PPL वगैरह उनमें हमको तेज़ी नज़र आई थी। तो शहबाज ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट वेट कर रही है कि फंड्स रिलीज़ कब होंगे। आई थिंक मच अवेटेड न्यूज़ थी और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंटली ये हुआ है कि सॉवरेन गारंटी अभी मिल गई है, तो ऐसे मैटर ऑफ टाइम है कि ये डिसबर्समेंट कब होती है। आई थिंक इन्वेस्टर इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किसको कितना अमाउंट मिलेगा। ऑफकोर्स उसकी क्लैरिटी उसी वक्त आएगी जब एक्टिव डिसबर्समेंट्स होगी। अच्छा, इसके अलावा ट्यूसडे को जैसे बताया कि थोड़ी सी सिक्योरिटी की सिचुएशन पे इन्वेस्टर्स को कंसर्न थे। इंडिया में जो वाक़या हुआ था, इन्वेस्टर्स ये फेयर कर रहे थे कि कभी दोबारा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम न लगा दिया जाए और दोबारा कशीदगी ना शुरू हो जाए। और फिर थर्सडे ऑफ कोर्स ट्यूसडे को हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक सुसाइड अटैक भी हुआ था, तो मार्केट काफ़ी नीचे थी। फिर हमने देखा कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो जो मामला था वो सेटल हो गया। और ऑफ कोर्स IMF की खबर आई कि IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग जो है वो 8 दिसंबर को है और उसके बाद हम देखते हैं कि 1-2 रोज़ में ही जो फंड्स रिलीज़ हो जाते हैं और $1.2 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो ये वो खबरें थी जिसके वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमको बेहतरी नज़र आई और इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ। अच्छा, इस हफ्ते कुछ नंबर्स आए हैं कार सेल्स के, उसको भी आपसे शेयर कर लेते हैं। कार सेल्स अक्टूबर 2025 की बात की जाए तो 17,371 यूनिट्स सेल हुए विच इज़ अप 33% ईयर ऑन ईयर और 1% मंथ ऑन मंथ। और इस तरीके से अगर हम इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स की बात करें तो कार सेल्स 59,638 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं विच इज़ अप 47% ईयर ऑन ईयर। अगर हम डिफरेंट कंपनीज़ का जायज़ा लें तो ऑफकोर्स हमने होंडा कार में मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ देखा और कुछ और भी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे आए थे। तो नंबर्स अच्छे हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले साल से देखा जाए तो काफ़ी एक बड़ा जंप हमको नज़र आ रहा है। लेकिन आप स्पेशली अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ एनालिसिस करें तो सिर्फ 1% की ग्रोथ है, बट अगर आप 4 मंथ के नंबर्स देखें तो ग्रोथ अबाउट 47%। तो जो एवरेज आपके नंबर्स बनते हैं वो 15,000 गाड़ियों के बनते हैं, वेरस इस महीने आपकी जो नंबर है वो 17,000 का है। बट आपको ज़्यादा जिक्र अभी करा कि ऑफकोर्स कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स इस महीने अगर आप देखें होंडा में, इंडस में काफ़ी डबल डिजिट ग्रोथ थी। बट अगर वी टॉक अबाउट पार्क सुजुकी जिसमें थोड़ा सा आई थिंक डैम्पनर रहा है, इसकी वजह से हमने ग्रोथ 1% देखी है। उसमें कुछ उनके वेरिएंट्स है लाइक स्विफ्ट है या रावी है, उसमें हमने देखी है कि डिमांड थोड़ी टेपर ऑफ हुई है। आई थिंक उसका ये हो सकता है कि लास्ट मंथ थोड़ा सा नंबर हाई बेस होगा, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है नंबर्स का, वेदर अगर आप पैसेंजर कार्स की बात करें या इवन SUVs की बात करें तो आई थिंक ट्रेंड इज़ वेरी इंकरेजिंग। आई थिंक उसका जो प्रोमिनेंट रीज़न हमें समझ आता है कि एक तो कॉन्फिडेंस है इन द इकोनॉमी एंड सेकेंडली लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हम देख रहे हैं कि ये डिमांड काफ़ी बूस्ट हो रही है।
राइट और जहाँ हम फर्स्ट कार सेल्स के नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि फ्राइडे को गंदारा ऑटोज़ और गंदारा इंडस्ट्रीज़ दोनों की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी, तो इनके भी अगर नंबर्स देखें तो बेहतर आए हैं। अगर हम गंदारा ऑटोज़ की बात करें तो इनका जो आई थिंक जैक 200 है उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। तो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में कोई ख़ास बात बताई गई है? देखिए, जो स्पेशली अगर आप देखें, स्पेशली गंदारा ऑटोमोबाइल जो उनके जैक्स X200 उसका नंबर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है और हमने देखा इनकरेजिंगली प्रीवियस मंथ में काफ़ी नंबर्स इनकरेजिंग आ रहे थे, बट स्पेशली इस महीने क्या हुआ है कि शायद जो पंजाब गवर्नमेंट ने ज़ीरो फाइनेंसिंग रेट पे ये स्कीम एक लॉन्च करी है, जिसकी वजह से नंबर काफ़ी रोबस्ट आया है और एज पर द मैनेजमेंट ये वो समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर्स ऑफ कोर्स हो सकता है ये नंबर रिपीट ना हो, बट पूरे साल की जो है जो नंबर्स होंगे ट्रक्स के वो काफ़ी इंकरेजिंग रह सकते हैं। आई थिंक एक मैनेजमेंट ओवरऑल जो अगर आप देखें बोथ इन गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड एंड गंदारा इंडस्ट्रीज़ में एक चीज़ अच्छी है कि द मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि जो नंबर्स ट्रेंड हमने देखा है लास्ट ईयर वो इस साल भी रिपीट हो सकता है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें, लास्ट जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर में था तकरीबन गंदारा इंडस्ट्रीज़ की अर्निंग तकरीबन 38 रुपीज़ की थी और गंदारा ऑटोमोबाइल की जो अर्निंग थी 30 रुपये की थी। सो हमने पहले भी जिक्र करा है कि ये जो ट्रेंड हमें लग रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है बेस्ड ऑन गुड इकोनॉमिक आउटलुक। सो एक अच्छी चीज़ है। बट एक और चीज़ जो मैनेजमेंट ने जिक्र करी वो रिगार्डिंग डिविडेंड थी ऑफ गंदारा इंडस्ट्रीज़। हमने लास्ट टाइम आई थिंक रिव्यू जब कर रहा था गंदारा इंडस्ट्री का जिक्र हमने कहा था कि डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा कर रहे थे, पर से 10 रुपये का डिविडेंड आया। तो आई थिंक मैनेजमेंट ने चीज़ क्लैरिफिकेशन दे दी है कि येस बिकॉज ऑफ हायर डिमांड आउटलुक ए बेटर डिमांड आउटलुक जो भी जो एक्स्ट्रा कैश जनरेशन है दे आर दैट्स बेटर दे इंजेक्ट इन द सिस्टम ताकि आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आ जाए और आपके मार्जिन बेहतर हो जाए। सही। अच्छा, मुझे शहबाज से बताइए कि गैल के हवाले से, गंदारा ऑटोज़ के हवाले से किसी ने सवाल पूछा T9 के बारे में कि T9 जो अभी नई लॉन्च की है उसका कैसा रिस्पांस है, और ऑफ कोर्स अक्टूबर के सेकेंड वीक में उन्होंने T9 हंटर की भी बुकिंग्स दोबारा खोल दी थी, तो उस पर क्या बताया है? लगता यही है कि जो 4x4 की जो डिमांड शुरू में यूफोरिया था वो 4x2 में भी आएगा। बिकॉज आई थिंक उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन 4x4 एंड 4x2 वो एक डिसेंट है। तो आई थिंक कस्टमर्स को काफ़ी एक अट्रैक्ट कर रहा है वो प्राइस का लेवल। आई थिंक एक और चीज़ उन्होंने हाईलाइट करी रिगार्डिंग मार्जिन, बिकॉज हमने पहले डिस्कस करा था कि प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू आवर अर्ली एक्सपेक्टेशंस। तो मार्जिन हो सकते हैं 4x4 के ज़्यादा हों, 4x2 के कम हो, बट मैनेजमेंट ने चीज़ क्लैरिफाई करी कि बिकॉज ऑफ लोअर वेट और 4x2 मार्जिन मोर और लेस सिमिलर है। 4x2 की इन्होंने कुछ बताया कि रिस्पांस कैसा था, बिकॉज जो शुरू में जो खबरें आ रही थी वो तो यही थी कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जी यहाँ से पामा पे नंबर्स भी देना शुरू करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इस हवाले से किसी ने सवाल पूछा, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने सवाल पूछने की कोशिश करी कि गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक है। आई थिंक उनका दोनों गंदारा इंडस्ट्रीज और गंदारा ऑटोमोबाइल यही जवाब था कि डिमांड काफ़ी अच्छी लग रही है और स्ट्रॉन्ग लग रही है। उन्होंने शेयर नहीं किया। उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप प्लीज़ नंबर्स अगर शेयर कर देंगे T9 के, जैक T9 के, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो उन्होंने कहा येस वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग मंथ्स नंबर्स डिस्क्लोज होंगे T9 के, जो एक आई थिंक एक अच्छी प्राइस डिस्कवरी। बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आपको इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि जो आपका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है T9 या 4x2 जो फ्रांसन है या आपकी डोंगफेंग के क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें तो हमें पता चलती हैं, बाजार से पता चल जाती हैं, बट अगर एक्चुअल नंबर पामा में आ जाएंगे तो आई थिंक एक इंकरेजिंग साइन होगा फॉर द इन्वेस्टर्स ओवरऑल। देखिए मैं एक और चीज़ मेंशन करूँ रिगार्डिंग डोंगफेंग जो एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड है। वहाँ हमने देखा कि कंपेयर टू FY 24-25 में नंबर्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए। तो उसमें आई थिंक एक तो ये है कि एक्सेल लोड जो मैनेजमेंट आ गई उसकी वजह से डिमांड आपकी ग्रो हो रही है, बट कंपनी ने कुछ न्यू मार्केट्स को भी डिस्कवर करा है, स्पेशली इन द KP की रीजन, अपर नॉर्थ रीजन, जिसकी वजह से एक डिमांड वो देख रहे हैं, जो एक हमने अच्छी डिमांड देखी ओवरऑल। अच्छा, लेकिन हमने देखा ये कि डिस्पाइट अच्छे जो नंबर्स आए हैं ऑटो सेल्स के, ऑटो स्टॉक से परफॉर्म नहीं किया। जहाँ मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई है, बट ऑटो स्टॉक्स में हमने कोई खास इन नंबर्स के बाद भी देखिए वो हो सकता है मंथ और मंथ अगर हम नंबर देखें वो काफ़ी फ्लैट हैं, बट अगर आप देखें सिर्फ पैसेंजर कार्स देखें वो उसमें ग्रोथ नॉमिनल है। पर वहीं टॉक अबाउट बाइक्स, हमने पहले भी जिक्र किया एटलस होंडा के नंबर्स बहुत डिसेंट हैं, ऑल्दो रिकॉर्ड हाई नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं। हमें ट्रैक्टर्स में देखा एक इनकरेजिंग साइन है, पिछले कुछ महीनों से नंबर्स बहुत ही टिपिड थे, बट गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स बिकॉज आई थिंक पंजाब ट्रैक्टर स्कीम भी जो आई हुई है उसकी वजह से हमें नंबर्स थोड़े से बेहतर आए। अच्छा शहबाज, ये बताइए कि आपने फ्राइडे को बैंक ऑफ पंजाब की भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड की,
तो उसमें क्या ख़ास बात सामने आ रही? यस, फ्राइडे को एक बहुत डिटेल ब्रीफिंग हुई बैंक ऑफ पंजाब की और काफ़ी इन्वेस्टर्स आए हुए थे। आई थिंक एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने सारे इन्वेस्टर के सारे सवाल के जवाब दिए, तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। थोड़ा मैं रिट्रेट कर दूँ कि जो बैंक ऑफ पंजाब की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन सीक्वेंशियल बेसिस काफ़ी फ्लैटिश रही थी, बट कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर ट्रेमेंडस ग्रोथ है। आई थिंक कुछ रीजन जो उन्हें दोबारा रिट्रेट करे, और हमने आई थिंक पहले इन्वेस्टर्स को बता भी दिए थे कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है सीक्वेंशियली जो सिर्फ आई थिंक नॉर्मल ग्रोथ आई, उसका आई थिंक कुछ रीज़न ये था कि कुछ स्पेशली जो इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें हमने ग्रोथ देखी सीक्वेंशियली कंपेयर टू अदर बैंक जहाँ डिक्लाइन हुआ। तो कुछ उनके एक्सपेंसिव TDRs थे जो रीप्राइस होने, जिसकी वजह से हमने इम्पैक्ट यहाँ देखा है ओवरऑल। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है बहुत इनकरेजिंग है, और स्पेशली जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने पहले भी जिक्र करा था, आई थिंक इस ब्रीफिंग के बाद एक और कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो जिस तरह की अर्निंग्स कंपनी ने रिकॉर्ड करी है, बैंक ने रिकॉर्ड करी है, वो सस्टेनेबल लगती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स और एटलीस्ट फॉर ईयर्स टू, फॉर द नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स, बिकॉज उनकी जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट्स की तकरीबन 2 से 2.5 साल है और तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट यील्ड है वो 12% है। आई थिंक एक और उन्होंने चीज़ जो डिस्कस करी जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को कंसर्निंग था रिगार्डिंग प्रोविजनिंग लेवल्स। हमने पहले भी जिक्र करा था कि जो 1.76 की जो प्रोविजनिंग इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर बुक करी है वो वॉज हायर देन लास्ट क्वार्टर रिवर्सल था। आई थिंक अगर आप देखें जो इनका नॉन परफॉर्मिंग जो पोर्टफोलियो है उसका जो इन्फेक्शन रेशो तकरीबन 6.6% है, विच इज़ वेरी मच इन लाइन विद द ओवरऑल जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज आई थिंक एक और चीज़ स्पेशली आफ्टर IFRS 9 इम्प्लीमेंटेशन, अगर नहीं कुछ लोगों ने बैड डेट हो जाते हैं, मगर ये अगर कुछ लोन्स अंडर परफॉर्मिंग भी हैं उनको बाय अकाउंटिंग लॉ दे हैव टू प्रोवाइड अ प्रोविजनिंग, तो नथिंग टू वरी अबाउट। बट आई थिंक सबसे जो इंपॉर्टेंट एक एक्साइटिंग क्वेश्चन जो लोगों का था अबाउट डिविडेंड्स, हमने देखा है कि बैंक ऑफ पंजाब ने फर्स्ट टाइम एवर क्वार्टरली डिविडेंड दिया और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड देगा, बट आई थिंक मैनेजमेंट ने कभी इस तरह हाईलाइट नहीं करा था कि थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड देंगे। बट उन्होंने एक चीज़ जो मेंशन करी है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग कि साल के एंड में विल बी ए हिस्टोरिक डिविडेंड। तो मैं कुछ एनालाइज कर रहा था कि अगर आप सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के डिविडेंड देखें बैंक ऑफ पंजाब के, तो हाईएस्ट डिविडेंड ₹1.80 दिया है, और हम समझते हैं कि अगर लास्ट क्वार्टर भी इसी तरह का रह सकता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इससे शायद बेहतर ही हो जाए या सिमिलर होगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5 रुपीज़। सो अगर आप देखें 5 रुपये से ऊपर की अर्निंग होती है, सो एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड पे आउट अबाउट 50% शुड बी वेरी रीजनेबल। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा पाशा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL। और अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा पाशा, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स। मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सुजन। सो मुस्तफ़ा, हमने देखा है इस हफ्ते मार्केट ने काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड किया। ऑफ कोर्स द वीक स्टार्टेड पॉजिटिवली, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई, इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हुआ, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवर हुई और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। लेकिन लग अब भी ये रहा है कि इन्वेस्टर्स कुछ कॉशियस हैं। सो आपकी क्या रीडिंग है इस हफ्ते की मार्केट के बारे में? तो देखिए, आई थिंक शुजा, व्हाट वी हैव सीन, ऑफ कोर्स द मार्केट हैज बीन ऑन अ फिनोमिनल रन, एंड जनरली अगर मैं मार्केट का एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लूं, एंड आई थिंक वी मे हैव टॉक्ड अबाउट दिस और टच्ड ऑन दीस थिंग्स प्रीवियसली, कि मार्केट को अब रैली करते हुए लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। हमने जून 2023 से रैली स्टार्ट करी थी, और आपने मार्केट के जो रैली के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, हमने देखा है कि उसके अंदर डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी लिक्विडिटी ने मार्केट को आगे ड्राइव किया है। तो अगर हम इसको सेगमेंट करें तो पहले साल के अंदर जो मार्केट चली थी, तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन परहैप्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, द बैंक्स, द कॉर्पोरेट्स, obviously a lot of individual investment that was coming in. And then in the last 1 year, basically August, September 2024 से
अभी तक जहां मार्केट ने पीक किया था 169,000 170,000 पे, वहां पे प्राइमरीली ऑफ कोर्स देयर वर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल, मगर वहां पे म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग द मार्केट फॉरवर्ड. हमने 80,000 जब मार्केट लास्ट ईयर थी अराउंड अगस्त सितंबर, जनवरी तक 120,000 हुई. वहां पे हमने ज़ाहिर एडीआर का इशू देखा था बैंक्स के साथ, विच वाज ड्राइविंग अ लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग, कि बैंक्स लेंडिंग कर रहे थे माइनस स्काईबोर पे. अ लॉट ऑफ दैट फंडिंग फाउंड इट्स वे टुवर्ड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल. और वहां पे हमने देखा कि दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी पुश एंड पार्टिसिपेशन हेल्प ड्राइव द मार्केट टू 120,000. वहां पे जब एडीआर के फ्लोज ड्राई अप हुए और इनफैक्ट रिवर्स होने लगे एज दोस डील्स मैच्योर्ड, तो म्यूचुअल फंड्स का भी फ्लो जो था वो एक ट्रिकल में स्लो डाउन हो गया या रुक गया था. और फिर हमने देखा बिटवीन जनवरी एंड जून मार्केट बेसिकली एक लॉन्ग consolidation period में थी between 110 to 120, and of course we saw कि during the May 9th and those international incidents with India के market ने volatility भी दिखाई और वो 102 103 की तरफ भी गई थी. and then जब mutual funds के अंदर post budget हमने देखा कि जब some taxation changes जो deposits के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे 20% tax rate हो गया, money market income funds के ऊपर tax rates बढ़ा दिए गए. So we saw again another push of liquidity into equity mutual funds. और फिर mutual funds again were big buyers और उन्होंने push की market from that 120 125 level to 170. अब हम देख रहे हैं कि mutual funds के अंदर फिर से थोड़ी सी जो net buying उनकी जो activity है वो थोड़ी बहुत निस्बतन कम हो गई है. और हमने ज़ाहिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखी है, हमने बैंक्स की सेलिंग देखी, बिकॉज बैंक्स अब अपने ईयर एंड्स के करीब जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका पुश होगा कि वो अपने गेन्स रियलाइज करें और वो अपनी परफॉर्मेंस लॉक इन करें फॉर द ईयर. इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली दे आल्सो ऑपरेट ऑन दैट सेम कैलेंडर ईयर स्केड्यूल, तो वो भी अपने गेन्स लॉक कर रही होंगी. इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ कोर्स वर आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स इन दिस रैली, तो वो भी उस हिसाब से देख रही होंगी कि जी थोड़ी सी वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो थोड़े से गेन्स बुक करने चाहिए. अभी द वे आई काइंड ऑफ सी द मार्केट इज दैट कि ये एक नैरो रेंज में वॉलेटाइल हो गई है. आई थिंक जो अर्निंग सीजन था इट वाज काइंड ऑफ हिट एंड मिस. तो यस यू हैड सम गुड रिजल्ट्स, मगर यू आल्सो हैड सम रिजल्ट्स जहां दे वर अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट. एंड आई थिंक जो हम लोग प्रीवियसली भी बात करते आ रहे हैं कि जो फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ और जो फॉरवर्ड जो अर्निंग्स मल्टीपल की री रेटिंग है, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिमेन डिपेंडेंट on multiple factors, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हैं, चाहे वो ऑन इन्वेस्टर लेवल हैं. तो वो आई थिंक थोड़ी सी लोग जो हैं जियो पोलिटिकल इवेंट्स को भी देख रहे थे, बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स को देख रहे थे. ज़ाहिर पॉलिटिक्स के अंदर जो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं, तो उसके ऊपर ज़ाहिर देयर सम बैक एंड फोर्थ एंड अनसर्टेनिटी जो प्रॉब्ली इन्वेस्टर्स वर फीलिंग. तो आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के वेयर वैल्यूएशंस हैव नॉर्मलाइज्ड, corporate earnings season was a little bit hit or miss, and there was a little bit of geopolitical uncertainty and political uncertainty. Right. So all of that kind of contributed to this sort of current phase of the market, जहाँ पे consolidation हो रही है और एक narrow range में आप volatility का मुजाहरा देख रहे हैं. सो मुस्तफ़ा, हमने देखा भी है, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि एक तो मार्केट जो थोड़ा सा कब कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है, उसने करेक्ट भी किया अपने हाई से. उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी थी और हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं. आपने 27th अमेंडमेंट मेंशन किया, फिर हमने देखा है कि IMF की बोर्ड मीटिंग की डेट भी आ गई है, सो वहाँ से भी हमें अगले महीने ट्रांच मिल जाएगी. सो ये कुछ अब हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटीज़ क्लियर हो रही हैं और ये भी मार्केट की अपसाइड को थोड़ा सा यहाँ से स्टिमुलेट कर सकती है. लेकिन मार्केट आप समझते हैं कि एक रेंज में ही रहेगी टिल द ईयर एंड, बिकॉज वी वुड सी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिनका ईयर एंड हो रहा है वो प्रॉफिट टेकिंग करने आएंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता जो इरिटेंट्स थे या अनसर्टेनिटीज थी वो मार्केट की ख़त्म हो रही हैं. बिल्कुल. आई थिंक इफ यू लुक गो बैक टू सितंबर व्हेन द मार्केट वाज एक्चुअली काफी रेड हॉट थी उस टाइम पे, एंड वी वर हिटिंग दोस पीक्स ऑफ 170,000 के करीब हम लोग थे. तो उस टाइम पे एक जो नैरेटिव था मार्केट में, जब आप लोगों से बात करते थे, तो वो एक तो लेवरेज की बात करते थे कि जी मार्केट में काफी लेवरेज आ गया है. दूसरी चीज जिसके ऊपर वो बात करते थे, विच इज मोर इकोनॉमी रिलेटेड, कि वो हमारे ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे थे कि जी जो ये जो नंबर्स आ रहे हैं इंपोर्ट्स के, ये एक बहुत ही वरीइंग साइन है कि जो इतनी हार्ड वन स्टेबिलिटी थी
पिछले 2 साल की, वो अब हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी अनरेवल होती हुई नजर आ रही थी। तो एक कंसर्न था कि जी अगर वो ये हायर ट्रेड डेफिसिट्स और ट्रांजिट करेंसी वीकनेस, फिर उससे महंगाई, फिर उससे इंटरेस्ट रेट, और फिर जो पूरा बिजनेस साइकिल जो आपने इतनी मुश्किलों से कंट्रोल किया था वो अनरेवल होना शुरू हो जाएगा। तो एक नैरेटिव था कि जी रिटेल ओवर लेवरेज्ड है, इकोनॉमिक जो प्रेशर्स हैं वो थोड़े से नजर आ रहे हैं, तो मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का ध्यान बन गया था, और हमने वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट टेकिंग देखी भी थी इंश्योरेंस बैंक्स की, जिसकी हम हवाला भी दे रहे हैं। आगे जाते हुए आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई वुड टेंड टू एग्री, देखें शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को आई वुड नॉट टेंड टू प्रिडिक्ट टू मच, और मैं मानता भी नहीं हूं कि कोई ज्यादा प्रिडिक्ट कर भी सकता है, और जो लोग कहते भी हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं उनको सलाम ही कर सकता हूं। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर्स आपने जो बात करी, आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट कि यस जो पॉलिटिकल क्लैरिटी है आपको मिल रही है। आई थिंक वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू हियर some news in terms of foreign investment. Also we may hear news with regards to circular debt के ऊपर पावर सेक्टर की हम काफी प्रोग्रेस हमने देखी है। Maybe we will hear some things about gas sector circular debt जो गवर्नमेंट ने हमें इंडिकेशन भी दी हुई है इसके ऊपर from the committees that have been formed. IMF का बोर्ड मीटिंग है December 9th को, जहाँ पे आपका ट्रांच रिलीज हो जाएगी। तो देर आर सम ट्रिगर्स जहाँ पे एक सांता क्लॉज रैली जो हम वेस्ट में जो कहते हैं कि जी आ सकती है इन दिसंबर, एंड हिस्टोरिकली एंड सीजनैलिटी में भी आपको पता ही है कि इक्विटी मार्केट्स का फोर्थ क्वार्टर जनरली स्ट्रांग होता है। अभी तक अक्टूबर नवंबर हमने देखा है कि ज़ाहिर वो प्रॉफिट टेकिंग के नज़र हो गया है, मगर अगर इस तरह के ट्रिगर्स आ गए कि सम इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट्स, IMF की फ्लो, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको वापस मिल रही होगी, कोई सर्कुलर डेट या रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर कोई फर्दर अनाउंसमेंट्स या प्रोग्रेस, तो मार्केट अपना मोमेंटम फिर से पकड़ सकती है। अगर आप पाशा देखें तो लास्ट 2 मंथ्स इन्फ्लेशन हाई साइड आ रही है, तो अभी साल एंड होने में तकरीबन 8 महीने बाकी हैं फिस्कल 26, तो आपकी क्या रीडिंग है इन्फ्लेशन में, वो किस तरह रहेगी? और जो स्टेट बैंक का जो टारगेट है ऑन द हायर एंड 7%, सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स? देखिए आई थिंक यू नो एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर कि पाकिस्तान में प्रॉब्ली 2-3 महीने से आगे इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और जो इन्फ्लेशन हमारी जो बास्केट है वो बहुत कमोडिटी ड्रिवन है, प्राइमरली फूड और एनर्जी से। तो उसके ऊपर फिर शॉर्ट टर्म से ज़्यादा व्यू बनाना मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक स्पेशली जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो रिसेंटली टेंशन्स बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर है जो 4 आपकी जो बड़ी क्रॉसिंग्स थी के चमन और नॉर्थ साइड पे, और जो हमने देखा है कि वहाँ पे जो रिटेलिटरी रिस्पॉन्स भी आया है कि जी पाकिस्तानी मेडिसिन को बंद कर देंगे, और वो बॉर्डर की क्रॉसिंग्स एंड ट्रेड जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कंसर्न्स हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान डज इम्पोर्ट several things from अफगानिस्तान, स्पेशली फूड में। तो और ऑफन टाइम्स जब शॉर्टेज यहाँ होती है तो वहाँ से हम उसको फुलफिल कर लेते हैं। तो बिकॉज पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बास्केट भी फूड की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, और 40% वेट उसी का है, तो दैट कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। तो देयर इज नो डाउट कि रीसेंट डेवलपमेंट्स चाहे पहले वो फ्लड की थी, फिर वो वेस्टर्न बॉर्डर के क्लोजर्स की थी, दैट विल डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अगर हम ऑयल प्राइसेस को देखें जनरली, तो दैट हैव जनरली रिमेन्ड ऑन द लोअर साइड। हमने देखा कि ऑयल अभी भी ब्रेंट लो 60s में है। द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैज बीन एबल टू secure, or they are about to secure agreements to defer LNG cargoes, so that will probably give you some relief in terms of आपकी foreign exchange reserves पे और balance of payments पे, and of course system के अंदर जो थोड़ी सी सस्ती गैस भी नजर आएगी। The other thing of course we know is that the government is working on an industrial package for electricity, जिसके अंदर वो इंक्रीमेंटल यूनिट्स की कंजम्पशन पे एक बेहतर रेट देने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर आर सम थिंग्स जो स्ट्रक्चरली फ्रॉम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव आर गुड, मगर आई थिंक जो फूड एंड एनर्जी की जो वॉलेटिलिटी है उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। मगर ओवरऑल आई थिंक जो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं 5 to 7%, यू फुल ईयर के लिए विल प्रॉब्ली रिमेन विद इन देम, मगर आई थिंक फोर्थ क्वार्टर में डेफिनेटली, एंड ऑफ कोर्स एनालिस्ट भी इस पर बात ही करेंगे, फोर्थ क्वार्टर में
आपको शायद मसला होगा फिस्कल ईयर 26 में, जहां पे हम हाई बेस इफेक्ट पे पहले डिपेंड कर रहे थे, अब लो बेस इफेक्ट होगा, तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स में जरूर वॉलेटिलिटी नजर आएगी। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइए कि जहाँ पे आपने डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम हो रहा है, बट ऑफ कोर्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो फ्रूट अगर बेयर करना है, तो हमको ये रिसेंटली जो हमने देखा है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट सामने आ गई है, तो वी नो कि ये भी थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ सकता है। तो जहाँ एक तरफ हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो वील रियली हैव टू वर्क ऑन दी सिक्योरिटी के जो हालात हैं, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी पे, उस पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा, ताकि जो इंसिडेंट इस हफ्ते अनफॉर्चुनेट हुआ वो रिपीट ना हो और हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो उस पर डेंट ना पड़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शुजान। आई थिंक देखें, अ लॉट ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो हाईलाइट किए हुए हैं मेन एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेदर फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट, वी ऑल नो कि जी वो एग्री की बात करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात होती है, उसके अंदर माइनिंग इज बिकम बिग फोकस, रिकोडेक एंड उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं, we're obviously IT के ऊपर, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत फोकस है। तो ये गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 साल से ये मल्टीपल एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं लोकल इन्वेस्टर के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। अब जैसे अगर हम बात करें कि जी अगर आप माइनिंग की बात करते हैं या आप ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग की बात करते हैं, जहाँ पे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं या उम्मीदें लोग लेके बैठे हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का भी एक बड़ा फ्लो आ सकता है और इसका significant interest है to tap Pakistan's rare earth potential, the offshore drilling potential and the reserves that are available there. मगर वहाँ पे correctly आपने ये highlight किया कि वहाँ पे security के issues हैं जो पाकिस्तान के untapped areas हैं। और आपको पता है कि जो from the geological perspective पाकिस्तान ने को different zones के अंदर bifurcate किया गया है in terms of जैसे आपका जो lower Indus basin है या पंजाब है या KP है या बलूचिस्तान है या ऑफशोर है, उनको डिफरेंट जोन्स में आपकी जो ऑयल एंड गैस के हिसाब से बाइफरकेट किया गया हुआ है। एंड इट्स क्लियर व्हेन यू लुक एट द जियोलॉजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान कि द अनएक्सप्लोर्ड एंड द हाई पोटेंशियल एरियाज आर इन बलूचिस्तान एंड केपी, जहां पे जनरली सिक्योरिटी का इशू समझा जाता है। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने लोकल इन्वेस्टमेंट एंड बोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स के अंदर ड्राइव करनी है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो प्रोग्राम था उसको अगर हमने कंटिन्यू करना है। सो इन द एंड मुस्तफ़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोइंग फॉरवर्ड आपके टॉप पिक्स क्या होंगे, सो व्हाट वुड यू रेकमेंड? तो देखें, आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टॉक मार्केट, we've seen के in the early cycles और in fact throughout हमने देखा है कि इंडेक्स के हेवी वेट्स ने मार्केट को ड्राइव किया। We saw the banking sector do really well, we saw the fertilizer sector do really well, and of course हमने different alpha plays भी देखे, for example Sazgar is a very famous story जहाँ उसने बहुत significant rally किया। I think moving ahead for investors is going to become more important to pick and choose their stocks, because you can't rely कि जी हर साल आपको stock market इसी तरह के returns देती रहेगी कि जी कभी 80%, कभी 40%, कभी 50%. There has to be a period of consolidation और फिर वहाँ पे stock picking becomes more important. I think it's also important to identify thematically कि कौन सी companies वो किस industry structure में काम कर रही हैं and where they will benefit. Like for example, अगर आप cement companies की बात करें, तो cement companies have done well in the past and recently इस साल भी उनके अंदर अच्छी रैली हुई है। तो मगर अगर आप ये देखें कि जो सीमेंट सेक्टर की जो पीक मार्जिन्स थे बैक इन 2016-17 वो ओवर 40% थे, एंड दीज डेज ऑब्वियसली जो हमने जो रिजल्ट्स भी देखे हैं, देयर अ बिट ऑन द लोअर साइड, मगर यहाँ पे नाउ वी आर सीइंग के कोल प्राइसेस हैव कम ऑफ, वी आर सीइंग के जो सीमेंट की जो सेल्स एंड ऑफ टेक्स हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही हैं, एंड वी आल्सो हैव एक्सपेक्टेशंस के प्राइसिंग भी थोड़ी सी फर्म अप होना शुरू होगी एज पीएसडीपी एलोकेशंस start to filter through the economy and private sector थोड़ा सा अपनी ट्रैक्शन पकड़ता है। तो अगर वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको वापस मिलना शुरू होती हैं, मार्जिन भी एक्सपैंड होते हैं, इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। हमने अभी देखा था कि मेपल लीफ एंड पायनियर के नोटिसेस जारी हुए थे, वी नो कि जी एक और भी डील चल रही है अटक सीमेंट की, तो there is a lot of excitement around that sector. So I think that's probably one sector to look at. Then probably look at thematic things कि जहाँ पे companies have very strong business models and very strong pricing power.
तो दैट आई थिंक विल गिव इन्वेस्टर्स एन एज, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं होराइजन से काम कर रहे हैं. तो companies that are operating, perhaps off the top of my head I would say कि maybe look at a company like PSX, जो एक monopoly position में है, या you look at a company like PTC which recently acquired Telenor, and the structure of the telecom industry is changing now, कि जहाँ पे बहुत सारे players थे, वो players consolidate हो रहे हैं, तो maybe the average revenue per user will start to go up there and those companies can benefit. So look for plays like that कि thematically आपको लगे कि ये companies जो हैं एक अच्छी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में काम कर रही हैं और एक वो अच्छी प्राइसिंग पावर रखती हैं विज़-अ-वी देयर प्रोडक्ट. ओके मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शुजा, थैंक यू शहबाज. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. और अब नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ इवेंट्स पे. अगले हफ्ते अगर हम मंडे को देखें तो TSBL की बोर्ड मीटिंग है, विच इज़ अदर देन फाइनेंशियल्स. और ऑफ कोर्स TSBL की स्टॉक प्राइस में हमने बहुत तेज़ी से इजाफा देखा है. सो लेट्स सी के इस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है और फिर नोटिस क्या आता है. फिर वेंसडे को शील्ड कॉर्पोरेशन और ट्रीट कॉर्पोरेशन की भी बोर्ड मीटिंग्स हैं, ये भी अदर देन फाइनेंशियल्स हैं. थर्सडे को होंडा कार की बोर्ड मीटिंग है फॉर सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स. और इसके अलावा TPL कॉर्प की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर FY25 के रिजल्ट्स के लिए. थर्सडे को एज यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा और फ्राइडे को वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा अगले हफ्ते दो कंपनीज़ एक्स डिविडेंड हो जाएंगी. उसमें सबसे पहले 18 नवंबर को सुई सदर्न गैस कंपनी, जिसने 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है, ये एक्स डिविडेंड हो जाएगी. और 19 नवंबर को सुई नदर्न गैस पाइपलाइन, जिसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, ये भी एक्स डिविडेंड हो जाएगी. यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कैंडल टॉक में शर्जील से बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL. और अब टाइम हुआ है कैंडल टॉक का. कैंडल टॉक में हमको शर्जील अहमद ज्वाइन कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज. शर्जील, वेलकम टू द शो. थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी. सो शर्जील, नाउ जो इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग हुई है वो 161,900 के पास हुई है, तो ये बताइए कि यहाँ पे हमको कुछ ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं? बिल्कुल. आई थिंक इस वीक ये वीक काफ़ी चॉपी रहा. इनिशियली हमने देखा कि मार्केट ने एक ट्यूसडे के सेशन में जो है वो एक नेगेटिव कैंडल जो है वो के साथ जो है वो क्लोज करा ऑलमोस्ट 3600 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ. उसके बाद अगला सेशन मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करती है और फिर हमने थर्सडे और फ्राइडे के दिन रिस्पेक्टिवली जो है वो बुलिश एक्टिविटी विटनेस करी. अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग व्यू शेयर करना चाहूँगा वीकली चार्ट्स के ऊपर. इस पे हमने ये देखा है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स वीकली के ऊपर जो है वो इसको इस पर्टिकुलर चैनल को जो है वो टेस्ट जरूर करा है. डेली पे पेनिट्रेट भी करा था, कुछ टाइम नीचे भी ट्रेड करा है, बट ओवरऑल वीकली क्लोजिंग जो है वो इस पर्टिकुलर वेज के चैनल के ऊपर ही दी है. और ये काफ़ी वैलिड चैनल है सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली इन जून और जुलाई 2023. तो अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट्स पर अगेन मूव करें, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने इवेंचुअली इस वीक को वापस इस पर्पल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करा है, विच इज ऑब्वियसली एन इनकरेजिंग साइन. अब यहाँ पे व्यू ये बनता है कि मार्केट की जो इनिशियल सपोर्ट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड वो 159,000 के लेवल्स के करीब ही रहेगी, जो कि ये इस वेज का जो है वो रीटेस्ट रहेगा, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट रहेगा. हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देखेंगे कि 164,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, फॉलोड बाय अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी द टॉप ऑफ द ट्रेंड लाइन, जिसको ये मीट करेगी मार्केट एट 166,500 के लेवल्स. सो शर्जील, इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग अच्छी हुई है और नेक्स्ट वीक भी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपना ये जो एक रिदम बनना शुरू हुआ है अपसाइड का, इस मोमेंटम इसको कंटिन्यू कर सकती है. बिल्कुल. आई थिंक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगेन काफी बेहतर रही है. मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे बुलिश क्लोज करा है अबव इट्स मल्टी ईयर राइजिंग वेज. और अब हम ये देखेंगे कि एज फार एज 158,500 159,000 वाली सपोर्ट मार्केट होल्ड करती है ऑन वीकलीज,
तो ऊपर की तरफ जो हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा मार्केट का, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी वो 164 की रहेगी, फॉलोड बाय 166 500 एज यू मेंशन। ओके, नाउ वी नो शर्जील के इंडेक्स हैवी वेट जो स्टॉक्स हैं उसमें ऑफ कोर्स ईएनपी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस के और बैंक्स वो बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो हमने देखा भी है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, उसमें फाइनली ईएनपी स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी नज़र आई। पीपीएल अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं आपसे, आई थिंक उसकी क्लोजिंग आई थिंक अच्छे लेवल पे हुई है। तो अब ये बताइए कि पीपीएल के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, क्या ब्रेकआउट हुआ है पीपीएल में? बिल्कुल, आई थिंक पीपीएल की जो क्लोजिंग थी वीक ऑन वीक बेसिस पे वो काफी बेहतर रही है, और खासतौर पे जो आज की जो ट्रेडिंग थी इसमें इट वाज आल्सो बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। इसकी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन थी बिलो दिस डॉटेड ट्रेंड लाइन सिंस एंड ऑफ सितंबर, उसको इसने ब्रेक करा है आज की क्लोजिंग के साथ एट 188। गोइंग फॉरवर्ड इसमें ये व्यू है कि हमने देखा है कि सिंस इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 130 ऑन 9th ऑफ मई 2025, हमने इसके अंदर एक इम्पल्स वेव देखी है ओवरऑल तेजी की, जिसकी इंटरनल 1 2 3 4 हमने देखी थी रिसेंटली, और फिर अब ये फिफ्थ में एंटर हुआ है। तो फिफ्थ वेव का जो इनिशियल टारगेट होता है वैसे तो वो 214 के लेवल्स के करीब होता है होगा, जो कि थर्ड वेव का टॉप होता है। ये इनिशियल टारगेट्स होंगे। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल व्यूज पे ये है। शॉर्ट टर्म में हम ये देख सकते हैं फॉर ट्रेडर्स कि अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 188 के लेवल्स, तो इट कैन एक्ट एज एन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अपनी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन को रीटेस्ट करेगा। एंड टुवर्ड्स द अपसाइड अब ये देखेंगे कि जो इसके रीसेंट हाइज से एट 200 दे विल एक्ट एज इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। 200 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो वी कैन सी सम एग्रेशन इन इट, और फिर जो हमारे अगले टारगेट्स होंगे वो अगेन एज वी मेंशन्ड इसका राइजिंग वेज का, ये इसकी जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन है उसका टॉप रहेगा, और इसके जो फिफ्थ वेव की इनिशियल टारगेट्स हमने डिस्कस करे वो रह सकते हैं। अच्छा, हमने देखा है शर्जील के इस हफ्ते सीमेंट स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और टॉप गेनर्स में भी उनके कुछ नाम हैं। एंड ऑफ कोर्स वी नो के जो ट्रिगर था वो जब नोटिस आया कि मेपल लीफ इज़ लुकिंग इनटू एक्वायरिंग पायनियर सीमेंट, और पायनियर सीमेंट तो ऑफ कोर्स दो उसने लॉक्स दिखा दिए, अपर लॉक्स। तो मेपल लीफ बताइए कि मेपल लीफ की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, इसमें चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? इसमें क्या कोई ब्रेकआउट हुआ है, या ऑफ कोर्स जो उसका रीसेंट हाई था 110 से ऊपर ये ट्रेड हुआ था, तो अब ज़ाहिर है कि इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे कि चलें पायनियर सीमेंट तो लॉक्स लग रहे हैं अभी, लेकिन मेपल लीफ में क्या हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही शुजा, हमने फ्राइडे की क्लोजिंग के जो इसकी देखी थी वो काफ़ी इंकरेजिंग थी। ऑलमोस्ट इसने 6.7% की अपसाइड के साथ क्लोज करा था एट 105.79, और फ्राइडे की एक्टिविटी इंकरेजिंग इसलिए थी क्योंकि इसका जो एक राइजिंग चैनल था जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा था सिंस स्टार्ट ऑफ 2025, उसके अंदर इसने जो है वो वापस आके जो है वो क्लोज करा है अगेन। और अब इसमें ब्रेकआउट तो नहीं है टेक्निकली, बट अपने उसी राइजिंग वेज, उसी राइजिंग चैनल में जो है वो ये एंटर हो गया है। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी बेहतर ये रह सकती है कि क्योंकि आज की जो अपसाइड है उसमें हमने एक गैप बनता हुआ देखा था, तो ये एक शॉर्ट टर्म वीकनेस की वजह रह सकती है। तो आइडियली अगर ये अपनी सपोर्ट के करीब मिलता है नियर 101, जहाँ पे अपने ये चैनल के बॉटम को टेस्ट करेगा, इट वुड एक्ट एज एन एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देखेंगे कि 108 के लेवल्स के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस है, विच विल आल्सो बी अ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। अगर ये विद गुड वॉल्यूम्स हमें 108 पे ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स 115 के लेवल्स, जो कि इसके ऑल टाइम रीसेंट हाइज थे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। और शर्जील अगर थोड़ा सा मेपल लीफ में मीडियम टर्म आउटलुक देखें, जो चैनल बन रहा है, तो ये राइजिंग चैनल जो है इसका टॉप कहाँ नज़र आ रहा है? अच्छा, इसमें अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो अगेन वही वाली बात है कि इसमें हमने ओवरऑल थर्ड वेव बनती हुई देखी थी जिसका टॉप था नियर 112। उसके बाद ये अपनी फोर्थ वेव में एंटर हुआ, और फिफ्थ वेव के जो इनिशियल टारगेट्स होते हैं वो 115 के लेवल्स के करीब होते हैं। तो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक के साथ बहुत इनिशियल टारगेट्स जो फिफ्थ वेव के होते हैं थियोरेटिकली वो 115 के होंगे, और अगर ये अपने इन पर्टिकुलर हाइज को ब्रेक करता है तो और क्योंकि अपने ये राइजिंग चैनल में अगेन एंटर हो चुका है, तो इसका जो चैनल का टॉप होगा वो नियर 127 होगा अगर ये अपसाइड इसके अंदर यहाँ से तेजी से बनती है। हाउएवर अगर ये टाइम लेके बढ़ता है तो फिर वो अपने चैनल को मीट करेगा नियर पोटेंशियली 130 132 के लेवल। ओके, लास्टली अगर हम हप्को पे बात कर लें ना, फ्राइडे को हमने देखा कि एक तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस भी आया था, उसके बाद प्राइस में हमको थोड़ी एक्टिविटी नज़र आई। तो लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि ये 200 का जो लेवल है 203 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। हमने आई थिंक दिस वीक वी सॉ के 206 तक तो शायद काम हुआ था। तो अब हप्को के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? हप्को में हमने ऑफ लेट रेंज बाउंड एक्टिविटी विटनेस करी है। फ्राइडे का भी जो सेशन था वो बाय द वे इनकरेजिंग था।
हमने फ्राइडे को इसमें ये देखा था कि इसने एक अच्छी अपसाइड के साथ क्लोज करा नियर 213.91 के लेवल्स। इसमें अगर कोई डिप आना था, जो हमने लास्ट स्ट्रैटेजी शेयर करी थी उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ 210 इनिशियली, इट वुड एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और जो मैक्सिमम डाउनसाइड इसके अंदर फिलहाल आ सकती है इफ इट कंटिन्यूज टू रिस्पेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म राइजिंग चैनल, तो वो 202 के लेवल्स के करीब आ सकती है, जहाँ पे ये अपने राइजिंग चैनल को रीटेस्ट कर सकता है। तो हमने इसके अंदर ये देखा था कि इस वीक इसका जो लो था वो ऑलमोस्ट 206 का था। इट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगेन इट क्लोज्ड द वीक एट 213.91। इसके जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड वो 225 के करीब रहेंगे। वो जो हमारी इनिशियल कॉल थी 225 की वो इंटैक्ट रहेगी। ये इसका शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी है क्योंकि इसकी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है। लास्ट 5 वीक से हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो वंस 225 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स 240 के लेवल्स। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो शहबाज, हमने वीकली क्लोजिंग अच्छी देखी है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक? आई थिंक नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि मार्केट विल बी पॉजिटिव। आई थिंक 2 मार्केट के जो इन्फ्लुएंसेस थे, स्पेशली IMF की बोर्ड मीटिंग में अनाउंस हो गई है और सेकेंडली 27 अमेंडमेंट पास हो गई है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा फोकस रखना चाहिए, स्पेशली इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। हमने देखा है जो लास्ट वीक के एंड में खबर आई थी कि ECC ने अप्रूवल दे दिया है सॉवरेन गारंटी फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। तो आई थिंक वो एक बॉटलनेक जिसमें था। सो अब इस इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि कब जाके इसकी ट्रांच रिलीज़ होगी। तो आई थिंक काफ़ी लेवल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं ऑन द ऑयल एंड गैस फ्रंट। हमने देखा है कि भले वो कतर के कार्गोज़ हो, स्पेशली ENI के कार्गोज़ हो, वो भी कुछ डिफ़र हो रहे हैं। सो ये अगर डेफरमेंट हो जाती है इन चीज़ों की तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है फॉर ENP सेक्टर एंड PSO। आई थिंक बिल्कुल मैं भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा बिकॉज कुछ जो चीज़ें जैसे शहबाज ने मेंशन की, जो मार्केट वेट कर रही थी कि क्लैरिटी आ जाए 27th अमेंडमेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो टेन्योर है, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा जैसे शहबाज ने कहा कि IMF की बोर्ड मीटिंग की डेट भी अनाउंस हो गई है, तो वो भी ऑफ कोर्स हो जाएगा। आई थिंक बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन मैं थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, इवन दो कि अभी एक सीज़ फायर होल्ड कर रहा है, बट जो हमने देखे हैं इस हफ्ते अटैक्स वो इट वारंट्स कॉशन। तो ऑफ कोर्स मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहें और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहें, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन करें अगर मार्केट नीचे भी आती है। एंड वी नो कि कुछ स्टॉक्स में स्टोरीज़ हैं, तो जहाँ पे स्टोरीज़ हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स मार्केट नीचे आएगी तो सपोर्ट आ भी जाएगी। सो फोकस ऑन दोज स्टॉक्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीक स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।